Good afternoon, guys. Today we are going to study chapter 2 of Macroeconomics by Sandeep Garg and NCERT. The name of the chapter is Basic Concept of Macroeconomics. So, our first definition is what is domestic territory, and the other name of domestic territory is economic territory. Refers to the geographical boundary of a country in which all the economic activity took place. जो भी एक देश का नक्शा है उसकी जो जोग्राफिकल बाउंड्री है उसके अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पैसे से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो वो उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी हो रही है। डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रही है तो उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। नॉर्मल रेजिडेंट वो व्यक्ति जो एक देश में एक साल से ज़्यादा रह रहा है, वहीं कमा रहा है, वहीं खा रहा है और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक आर्थिक उद्देश्य उसी देश में है, वो वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट हो जाता है। सिटीजनशिप इंडिया में बाय बर्थ भी मिलती है। 4 तरीके बताए गए हैं: बाय बर्थ, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय एक्वाइजेशन एंड बाय रजिस्ट्रेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 के बीच में ये बताया गया है कि भारत में आपको नागरिकता मिलेगी कैसे और आपसे नागरिकता ले ली जाएगी कैसे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11। अब हम अगली डेफिनेशन समझते हैं, रेजिडेंटशिप। इफ़ अ इंडिविजुअल ऑर्डिनरली रिसाइड इन अ कंट्री, यही वो पर्सन जो डिसाइड कर रहा है वो रेजिडेंट, जो उसने 1 साल रिसाइड किया उसी सेम नेशन में और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहीं है, तो वो क्या हो गया, रेजिडेंटशिप। अब आप कहेंगे कि ऐसे तो टूरिस्ट आते हैं इंडिया में, क्या वो भी यहाँ के रेजिडेंट होंगे? नहीं, अगर वो लोग यहाँ 1 साल से ज़्यादा रुकते हैं और यहीं कमाते हैं, यहीं खाते हैं, तो वो यहाँ के रेजिडेंट तब होंगे। टूरिस्ट हो गए या डिप्लोमेट्स, दूसरे देश के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं या एम्बेसी का स्टाफ, वो सब यहाँ के रेजिडेंट नहीं हैं। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर आइदर रेडी फॉर कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। फाइनल गुड्स वो सामान होता है जो तैयार है यूज़ करने के लिए, कंजप्शन करने के लिए या फिर किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए। इसका एक एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए आप बाज़ार से मिल्क का पैकेट लाए, आपने यूज़ किया, वो कंजप्शन गुड हो गया। पर वहीं आपकी फैक्ट्री है और आप मशीनें लेके आए, अब आप मशीनें लेके आए और उससे दूसरी चीज़ बनाएंगे, पर क्या मशीनें ख़त्म हो जाएंगी जब वो दूसरी चीज़ आप बनाएंगे? नहीं। तो या वो सामान जो कंजप्शन के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। वो सामान जो इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि दूसरा सामान बनाया जा सके। जैसे एक हलवाई है, वो 10 किलो चीनी लेके आया, अब उससे वो क्या बनाएगा, मिठाई। तो जब उसने मिठाई बनाई तो चीनी तो ख़त्म होगी ना, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। जब दूसरा सामान बनाने के लिए आप पहले सामान का यूज करें और पहला सामान ख़त्म हो जाए तो वो क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स। अब आप कहेंगे कि ऐसे तो फाइनल गुड्स भी कंजप्शन करते हैं, क्या वो भी? देखिए, एक सामान एक टाइम पे फाइनल भी हो सकता है, इंटरमीडिएट भी। ये डिपेंड करता है कि उसे यूज़ कौन कर रहा है। अगर उसे कंज्यूमर यूज़ कर रहा है तो वो है फाइनल गुड, क्योंकि वो उसे बेचेगा नहीं दोबारा। और अगर उसे एक प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है, फैक्ट्री वाला या कोई भी दुकानदार या कोई भी, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। बस याद रखना, जो गुड्स इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं वो भी फाइनल ही होते हैं, वो इंटरमीडिएट नहीं होते। इंटरमीडिएट वो सामान होता है जो दूसरे सामान को बनाने वक्त खुद ख़त्म हो जाए, वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। ये नोट है एक, अ गुड कैन बी आइदर फाइनल और इंटरमीडिएट। मैंने बताया सेम टाइम पे वो फाइनल भी हो सकता है, इंटरमीडिएट भी। डिपेंड करता है कि उसे यूज़ कौन कर रहा है। अगर हाउस होल्ड उसे यूज़ कर रहे हैं तो वो फाइनल, क्योंकि वो उसे बना के बेचेंगे नहीं दोबारा। और अगर उसे फैक्ट्री वाला या कोई दुकानदार या कोई और, तो वो इंटरमीडिएट। याद रखना, इंटरमीडिएट जो दूसरे सामान को बनाने के लिए यूज़ हो और ख़ुद ख़त्म हो जाए, ठीक है। नेशनल इनकम सिर्फ किसकी वैल्यू को काउंट करती है, इसकी, फाइनल गुड्स की। वो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को काउंट नहीं करती है। अब जैसे इसको एक एग्जांपल के ज़रिए समझिए। मान लीजिए एक हलवाई है, तो वो 10 किलो चीनी लेके आया 100 रुपये की मान लीजिए, और उसने उससे मिठाई बनाई 120 रुपये की बेची। तो जब हम देश की नेशनल इनकम निकाल लेंगे तो उसमें वो 100 रुपये या 120, 220 नहीं काउंट होंगे, सिर्फ जो मिठाई की कीमत है फाइनल गुड 120 वो काउंट होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं।
व्हाट आर कंजप्शन गुड्स? कंजप्शन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर की ज़रूरतों को सीधे तौर पे पूरा करते हैं। जैसे मान लो दूध है, हम उसको कच्चा भी पी सकते हैं, डायरेक्ट पी सकते हैं, तो यानी वो हमारी ज़रूरत को पूरा कर रहा है। कहने का मतलब है कि उन्हें ट्रांसफॉर्म ना करना पड़े यूज़ करने से पहले दूसरी चीज़ बनाने के लिए, हम उन्हें डायरेक्ट यूज़ कर लें, तो वो कौन से होते हैं? कंजप्शन गुड। ड्यूरेबल गुड्स वो सामान जो हमारी ज़रूरत को बार बार पूरा करे और लंबे समय तक करे। जैसे आप घर में बेड लेके आए, तो बेड आपकी ज़रूरत को बार बार पूरा कर रहा है और 3, 4, 5 साल तक वो चलता है, उसको बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। जैसे घर हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक बार यूज़ किया और ख़त्म। जैसे खाना खाया हमने, ख़त्म, अब हम उसको रिसाइकल नहीं कर सकते, तो वो नॉन ड्यूरेबल गुड। नॉन ड्यूरेबल गुड वो होते हैं जो सिंगल एक्ट यूज़ होते हैं, जो एक बार यूज़ किए और ख़त्म। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो हमारी ज़रूरत को बार बार तो पूरा करते हैं पर कुछ समय के लिए, 1 साल तक का पीरियड होता है। ड्यूरेबल में मोर देन 1 ईयर होता है। तो सेमी ड्यूरेबल के अंदर आ जाएंगे जैसे कपड़े, क्लोथ्स हमारी ज़रूरत को बार बार पूरा करते हैं पर वो एक मैक्सिमम टाइम में जाके वो ख़त्म हो जाते हैं, 1 साल, 1.5 साल, तो उनको बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल, जो कुछ समय तक चलते हैं। जैसे स्कूल बैग, शूज़। सर्विसेज क्या है? ये इनटेंजिबल चीज़ है जिसे हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, पर ये हमारी ज़रूरत को पूरा करती है। जैसे एक टीचर आपको सर्विस दे रहा है, आपको पढ़ा रहा है, पर वो आप उसकी सर्विस को देख नहीं सकते, पर वो आपकी ज़रूरत को पूरा कर रहा है। सर्विसेज, कम्युनिकेशन की सर्विस, बैंकिंग की सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, ये लॉयर की सर्विस, डॉक्टर की सर्विस, ये सब इनटेंजिबल गुड्स हैं और ये हमारी ज़रूरत को पूरा करते हैं। Capital goods are those final goods which are used in the production process for further goods. कैपिटल गुड्स वो सामान होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान यूज़ किए जाते हैं दूसरा सामान बनाने के लिए। फैक्ट्री में मशीनें ला के लगाई हमने, तो वो फाइनल गुड्स हैं, क्योंकि हमें पता है ना, मैंने बताया था फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर कंजप्शन या फिर इन्वेस्टमेंट। तो फैक्ट्री के मालिक ने इन्वेस्टमेंट किया, कैपिटल गुड लगाया, किस लिए? ताकि दूसरा सामान बना सके। तो यानी मशीनरी इज़ अवर कैपिटल गुड एंड ऑल एज वेल एज फाइनल गुड। ग्रोस इन्वेस्टमेंट वो रेफर्स टू द एडिशन इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी, वो पैसा जो हमने देश के कैपिटल स्टॉक में ऐड किया। इसको एक एग्जांपल के ज़रिए समझिए। मान लीजिए आप 10,000 का नया फ़ोन लाए, तो जितने 1 साल में देश में फ़ोन बिक रहे थे वो तो बिक ही रहे थे, उसमें आपने भी 10,000 अपनी कीमत ऐड करी, वो होता है ग्रोस इन्वेस्टमेंट, एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। और नेट इन्वेस्टमेंट, आपने उस 10,000 के फ़ोन को 1 साल यूज़ किया, उसकी कीमत 5,000 रहेगी, ये था एक्चुअल एडिशन, क्योंकि आपने देश में कितना एक्चुअल नेट यानी 5,000 नेट, 10,000 का लाए थे ग्रोस, बची हुई कीमत जो उसकी इस वक्त है वो है नेट यूज़ करने के बाद। और जो कीमत 10,000 से 5,000 पे आई है, मतलब जो 5,000 घटी है उसकी कीमत, उसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ कमोडिटी। एक चीज़ की कीमत घटना कब? जब उसका उपयोग हो, उसके यूज़ के बाद, या उसमें छोटी मोटी टूट फूट हो। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम देखिए, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। रिमेंबर दिस, क्योंकि नेशनल इनकम के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें इस नाम को ज़्यादा यूज़ करता है, तो गाइज याद रखिएगा, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये वैल्यू घटती है किसी चीज़ की उसके यूज़ करने के बाद। तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट जो आप शुरू में पैसा लगाते हैं, और नेट इन्वेस्टमेंट जो उसकी कीमत यूज़ करने के बाद बचती है, उसको हम बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। और जो कीमत उसकी घटी वो होती है हमारी डेप्रिसिएशन। 10,000 का फ़ोन, 5,000 उसकी इस वक्त कीमत है, तो 5,000 हमारा डेप्रिसिएशन हो गया। ये था हमारा ग्रोस, नेट एंड डेप्रिसिएशन। लेट अस सी व्हाट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन आप दूसरों पे शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जीएसटी, मैं कोई सामान लेने गया, वो सामान मैंने ना खरीदा और आपने खरीदा, तो अब उस पर जो टैक्स लगा हुआ है वो कौन देगा? आप देंगे। तो उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका बर्डन दूसरों पे शिफ्ट किया जा सके। डायरेक्ट टैक्स जिसने कमाया है उसी पे ही लगेगा, दूसरा कोई पे नहीं करेगा, जिसका बर्डन आप दूसरों पे शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर मैंने इनकम कमाई है तो इनकम टैक्स मेरे पे ही लगेगा, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। सब्सिडीज़ आर द फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑन द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स।
इसको समझिए। मान लो आपके ऊपर सरकार ने 10 रुपये टैक्स लगाया, नो वो इनडायरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स कोई भी, और आपको 2 रुपये की छूट दे दी, तो आपने कितना टैक्स पे किया? 8 रुपये। तो ये जो 2 रुपये की फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब पैसे से रिलेटेड छूट है, इसको बोलते हैं हम सब्सिडीज़। तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालते हैं? जो आपके पास जो आप पे ये इनडायरेक्ट टैक्स लगा माइनस सब्सिडी। कहने का मतलब है नेट इनडायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू द डिफरेंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। NIT इज इक्वल टू 100 रुपये आप पे टैक्स लगाया इनडायरेक्ट टैक्स और 20 रुपये आपको सरकार ने छूट दे दी, तो आपने NIT कितना पे किया? 80 रुपये। इसको बोलते हैं हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब ये क्या होता है? ये उस चीज़ का अंतर होता है जो हमारे लोगों ने विदेश से पैसा कमाया और जो उनके लोग हमारे देश से पैसा ले गए, उसके अंतर को हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड मतलब दूसरे देश। तो पढ़ते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, जो हमारे लोगों ने वहाँ से पैसा कमाया, और किसका? इनकम पेड टू अब्रॉड। तो NFIA कैसे निकलता है? इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, जो हमने मान लो अगर वहाँ से 100 रुपये कमाए और वो यहाँ से 80 रुपये ले गए, तो NFIA विल बी 20। अच्छा, अब NFIA में 3 चीज़ आती हैं। पहला, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इसको समझिए। जो उनके लोगों को हमारे देश में सैलरी मिली, सैलरी या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जितना भी मिला वो सब, और जो हमारे लोगों को उनके देश में मिला उनका अंतर। पहली चीज़, जो हम उनके लोगों की प्रॉपर्टी हमारे देश में है और जो हमारे लोगों की प्रॉपर्टी उनके देश में है, उसका अंतर हम इसमें जोड़ते हैं। तीसरी चीज़, जो उनके लोगों ने हमारे देश में पैसा रोक रखा है, बाटा नहीं, रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग प्रॉफिट का हिस्सा होता है जो रोक लिया जाता है फर्म के द्वारा फ्यूचर नीड्स के लिए। तो जो उनके लोगों ने हमारे देश में रोका और हमारे देश के लोगों ने उनके देश में रोका, उसको बोलते हैं नेट रिटेन अर्निंग। जब आप इन तीनों नेट को जोड़ देते हैं, नेट कंपनसेशन, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नेट रिटेन अर्निंग, तो आपका ये आ जाता है। क्लियर गाइस? लेट अस सी अवर फर्दर डेफिनेशन। व्हाट इज ड्राइव्ड डिमांड? तो ड्राइव्ड डिमांड क्या होती है? वो डिमांड जो किस लिए की जाती है? ताकि हमें दूसरा सामान बनाना है, दूसरे सामान के लिए। जैसे मान लो एक फैक्ट्री वाला है, बिस्कुट वाला है, एक फैक्ट्री है बिस्कुट की और उसको आटा चाहिए, ये हो गई ड्राइव्ड डिमांड। क्यों? क्योंकि उसको बिस्कुट बनाना है, तो यानी दूसरे सामान को बनाने के लिए उसने जिस सामान की डिमांड की उसको हम बोलते हैं ड्राइव्ड डिमांड। ठीक है। करंट ट्रांसफ़र आर दोज ट्रांसफ़र मेड आउट ऑफ करंट इनकम, जो आपकी कमाई है उसमें से आपने जो लोगों को फ्री में पैसा दिया, दान किया, कुछ भी, वो होता है हमारा करंट ट्रांसफ़र। गाइस, नेशनल इनकम इंडिया में कौन मेजर करता है? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज़ आपको याद रखनी है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये आप अपनी नोटबुक में लिख लें। RBI कि इस वक्त गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, 25th गवर्नर है। RBI बना कब? 1935। RBI नेशनलाइज्ड कब हुआ? 1949। हेडक्वार्टर कहाँ है RBI का? मुंबई। ये सब आपके जब आपका वाइवा होगा उस दौरान भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और जब आप बोर्ड एग्जाम्स देंगे वहाँ पे भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप इन सब चीज़ों को, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, इनको याद रखिएगा, ये बहुत काम आएंगे। तो यही था हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम अपने 3rd चैप्टर में जब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि नेशनल इनकम निकलता कैसे है या उसके फॉर्मूलेज कैसे हैं। सो गाइज़, इस वीडियो में इतना ही था। मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपकी क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में कीजिए। मैं उसका पॉसिबली आंसर एज सून एज पॉसिबल देने की कोशिश करूँगा, और अपने बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू गाइज।